हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है ये जानने के लिए सबसे पहले हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे उसको थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में भी हमने जाने थे। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते थे बच्चों? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिसको हम नाप सकते हैं, एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड इट्स यूनिट्स, दैट ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। बराबर है। तो बच्चों अब बहुत सारी ऐसी हजारों फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी हमें स्टडी करना है। तो इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी के नाम, उनके यूनिट्स हमें याद रखना इतना आसान तो नहीं है। तो इसीलिए बच्चों हमने क्या किए थे कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है विच कैन बी मेजर्ड, हमने उनको दो क्लासेस में डिवाइड कर लिए थे, दो कैटेगरी में। कौन सी दो कैटेगरी? दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बराबर है। तो जो हमारी नई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनी थी दैट इज एसआई सिस्टम, उस एसआई सिस्टम में बच्चों हमने टोटल 9 क्वांटिटीज को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज करके जगह दी गई थी। कौन सी थी वो याद कीजिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो पहली 7 क्वांटिटीज थी। इसके अलावा और 2 क्वांटिटीज को शामिल किया गया था, दैट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्यों बोला गया? क्योंकि वो बाद में याद, उस लिस्ट में बाद में उनको याद किया गया था। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी थी हमारी? दो, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। बराबर है। अब इनके अलावा जो हजारों क्वांटिटीज है उनको हमने दूसरे कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन सी? डिराइव्ड क्वांटिटी, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, सब डिस्कस किया था पुरानी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। बराबर है। अब बच्चों इतनी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है तो इन सबके यूनिट्स याद रखना इतना आसान है क्या? हम लगभग 11-12 में ही लगभग 500 के करीब फिजिकल क्वांटिटी से स्टडी करेंगे। तो इन सबके यूनिट्स याद रखना इतना आसान नहीं होता। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे फोर्स का यूनिट बोले तो न्यूटन, वर्क डन एनर्जी का यूनिट बोले तो जूल, वॉल्यूम बोले तो मीटर क्यूब, एरिया का यूनिट बोले तो मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसी कुछ क्वांटिटीज है जो हमारे बार बार यूज में आती है। इनकी यूनिट्स तो हम याद कर लेते, याद रह जाते हैं हमें, बट बाकी क्वांटिटीज का कैसा? तो अदर क्वांटिटीज जिनको फिजिकल मीन्स दो फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं तो उन सबका यूनिट हम इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा करते आया तो हमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को याद रखने की जरूरत नहीं। हम उनके डायमेंशन से उनका यूनिट्स को याद कर सकते हैं या यूनिट्स को बता सकते हैं। ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डायमेंशंस क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। अब डायमेंशन की अगर बात होती है तो ये डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस लिए? 11th और 12th में हम फिजिक्स के हर एक चैप्टर में बार बार ये वर्ड हमारे आमने सामने आने वाला, दैट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आज का, और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझना है। ठीक है। तो बी कॉन्सेंट्रेटेड, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए। तो हम चालू कर रहे हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस हम आज पढ़ने वाले हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि डायमेंशंस क्या होते हैं सर, वो तो समझा दीजिए, है ना। तो क्या लिखा है बच्चों? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड। यानी जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स के जो पावर्स रहेंगे बच्चों, पावर यानी एक नंबर्स होते हैं, एक्सपोनेंट है ना। तो उन जो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके पावर्स को ही बोलने वाले बच्चों हम डायमेंशंस। ठीक है। तो डायमेंशंस क्या है? एक नंबर्स है। अब डेफिनेशन से आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये पहले आप कॉपी में नोट डाउन करना है, बट
डायमेंशंस की डेफिनेशन कभी बोर्ड में एग्जाम में पूछी नहीं जाती, मगर डायमेंशंस कैसे निकालते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, सो डायमेंशन मतलब क्या बोले, द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम इसका यूज करके गिवन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। बट एग्जांपल लेने के लिए हमें कुछ नोटेशंस याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर डायमेंशंस निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स को हम एक पर्टिकुलर नोटेशन दे देते। जैसे हमारी जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, पहली कौन सी, लेंथ। तो लेंथ के यूनिट को बच्चों हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। डायमेंशंस निकालते वक्त ध्यान रखिए, ठीक है। लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। जो मास होता है उसके यूनिट को बोलेंगे कैपिटल एम, लेंथ मास। फिर उसके बाद टाइम जो होता है बच्चों, टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। जो टेम्परेचर पढ़े थे, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट होता है केल्विन, तो इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हमने लाइट की चमक बोले थे, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता था कैंडेला, तो उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक था हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने वाले MOL से। अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनका यूज करके हजारों फिजिकल क्वांटिटीज बनी हुई है, तो इनमें से जो पहली 3 फंडामेंटल यूनिट्स है बच्चों, इसका यूज करके हम मैकेनिक्स का मतलब पता ही है, स्टडी ऑफ मोशन। तो मोशन से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों वो सब बनी हुई है लेंथ, मास और टाइम से। तो आप जब भी डायमेंशंस निकालोगे उन सब मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वांटिटी का, वहां पे सिर्फ MLT आएगा। बट जैसे आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाओगे तो वहां करंट भी आएगा। तो इसमें से आपको लगभग जो पहली 5 क्वांटिटीज है इसका ही यूज होने वाले हमारे 11th और 12th के फिजिक्स में, ठीक है। तो ये नोटेशन आपको याद रखना है, ओके। अब इस नोटेशंस का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर एक ले लेते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी के डायमेंशंस निकाल के देखते हैं। कैसे निकालेंगे डायमेंशंस, देखिए। तो वेलोसिटी मतलब बच्चों आपको सभी को पता ही है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बराबर है, याद आ रहा है फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है बच्चों, एक लेंथ है और एक दूसरे अपॉन में क्या है, टाइम। तो अगर हमें वेलोसिटी को जानना है, वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमें 2 चीजों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ और टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ और टाइम, ये दोनों ही कौन सी क्वांटिटीज है बच्चों, आपको सभी को पता है, दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम यानी 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें ये ढूंढना है, डायमेंशंस निकालना मतलब क्या, इस डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कितनी मींस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कितने बार यूज हो रही है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ कितने बार दिख रहा है, एक ही बार है, मतलब हम इसको लिख लेंगे। लेंथ है तो लेंथ को कौन सा नोटेशन यूज करने वाले डायमेंशंस के लिए, कैपिटल L। तो उसकी जगह लिख लिया हमने कैपिटल L। कितने बार यूज हो रही है, एक बार, तो L1 लिख सकते हैं। पावर 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा क्योंकि किसी क्वांटिटी का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है मिनिमम। और टाइम कितने बार यूज हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक बार, दैट इज T1। अब इसको डायमेंशंस के फॉर्म में, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखो इसको इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है हमें। तो अगर इस T1 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा यानी न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, आप सभी को पता है कि जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम किसी क्वांटिटी को लेकर जाएंगे तो उसका जो पावर होता है उसकी साइन चेंज हो जाएंगी। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखिए L1 और ये T1 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो मैं T-1,
ठीक है। तो ये इस तरह से इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, हमारी जो वेलोसिटी नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें लेंथ एक बार यूज हो रही है, यानी लेंथ का, और उसके बाद टाइम भी एक बार यूज हो रहा है, मगर पावर माइनस में इसका मतलब वो डिवीजन में है ना, अपॉन में है। अब जैसे मैंने क्या कहा था कि मैकेनिक्स से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज है वो लेंथ, मास और टाइमिंग, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई रहती है। तो बच्चों यहाँ पर अब मास दिख रहा है कि आपको? नहीं है, मैंने मास के ऊपर डिपेंड है क्या वेलोसिटी? नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते? इस तरह से और लिख सकते हैं कि मास एक भी बार यूज नहीं हो रहा है, तो मास को रिप्रेजेंट किससे करने वाले हम? कैपिटल एम से। सो एम नॉट और एम जीरो। एम जीरो मतलब क्या? जीरो है मतलब वहां पे मास का कोई रोल नहीं है, इस फिजिकल क्वांटिटी में मास का कोई योगदान नहीं है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एम जीरो L1 T-1। और ये जब लिखते हैं बच्चों तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो देखिए V इज इक्वल टू एम नॉट L1 T-1, इसको कहेंगे बच्चों हम क्या? ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू एम नॉट L1 T-1, इसे कहते हैं हम डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या? जब दो चीजों को, दो साइड्स को इक्वेट किया जाता है ना, तो यहाँ पे v इक्वल टू दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज द डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन मतलब क्या बोला है यहाँ पे? एन एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिराइव्ड यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस आर कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन। और ये जो दिख रहा है बच्चों, ये जो इतना ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलने वाले हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर डायमेंशनल इक्वेशन बता दिए, डायमेंशनल फॉर्मूला इसे कहते, ये बता दिए, बट डायमेंशंस किसे कहेंगे? तो अब आ जाइए आप डेफिनेशन पे, फिर से आप एक बार डेफिनेशन में देखिए क्या बोला है डेफिनेशन में। The powers to which fundamental unit must be raised, यानी ये जो हमने फंडामेंटल यूनिट्स को नाम दे दिए, L, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल T, तो इनका पावर कितना रेज होता है? दैट पावर इज नथिंग बट द डायमेंशन। तो देखिए बच्चों, इस वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है वो क्या है? इट इज नथिंग बट अ पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर डायमेंशंस की बात होगी तो डायमेंशन क्या है? मास का जो पावर है वो 0 है, लेंथ का पावर क्या है? 1 है, और टाइम का पावर कितना है? -1 है। MLT के फॉर्म में ही लिखना है। अच्छा, ये एक सीक्वेंस में लिखना है हमें मैकेनिक्स के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनके डायमेंशंस को। तो these are the dimensions of the velocity। तो डायमेंशन इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल वैल्यू और पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनके जो पावर्स रहेंगे बच्चों, उन्हीं को बोलते हैं डायमेंशंस। तो ये तीनों ही रिलेटेड टर्म्स है। हम आने वाले आगे जब हम पढ़ेंगे तो इनको ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इनको भी हम डायमेंशंस ही कहेंगे, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। बट डायमेंशंस का एक्चुअल मीनिंग जो होता है बच्चों, दैट इज पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स है उनके पावर्स को एक्चुअली बोला जाता है, क्या बोलते हैं? डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशंस मतलब अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में मास का डायमेंशन है 0, लेंथ का डायमेंशन है 1 और टाइम का डायमेंशन है -1, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बच्चों क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन। अब फिजिक्स में हम लगभग हर चैप्टर में कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने वाले, उन सब के डायमेंशंस कैसे निकालना है उसके लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले चाहिए। तो चलिए और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस निकाल कर देखते हैं। अब ये मत समझिए कि इस लेक्चर में आप पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो फिजिक्स में यूज आने वाली बहुत सारी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस निकाल कर देखेंगे। अभी सिर्फ आपको उन वो जो फिजिकल क्वांटिटी अभी जब हम आगे डिस्कस करने वाले उसके सिर्फ नाम याद रखना है, उनके फॉर्मूले याद रखना है, वहां से डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो हमें समझना है। सिर्फ वो क्वांटिटीज क्या होती है, वो किससे रिलेटेड है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में हमें सिर्फ डायमेंशंस
से रिलेटेड बातें करना, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए और बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं डायमेंशंस कैसे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो जानी पहचानी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज एरिया, है ना, जिसको हमारे डेली लाइफ में हम बहुत बार सुनते हैं। तो एरिया के डायमेंशंस निकाल के देखते हैं। तो अगर आपके एरिया बोले तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर एरिया तो अलग अलग शेप और साइज के हिसाब से चेंज होता है, तो उसके डायमेंशंस भी अलग अलग हो गए क्या? नहीं, एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके डायमेंशन बच्चों किसी भी चीज का एरिया निकालो मगर उसके डायमेंशन हमेशा सेम रहेंगे। तो देखिए जैसे हम सर्कल का एरिया बोलेंगे तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलो सर्कल के एरिया की बात करते तो पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेक्टेंगल का एरिया बोलेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके देखेंगे, उससे भी निकाल के देखेंगे डायमेंशन। अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व एरिया ऑफ सिलेंडर बोलेंगे तो वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ऐसे तीन मैंने इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, वो अलग अलग शेप से रिलेटेड है, अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड है, मतलब मगर उसके डायमेंशंस हमेशा कैसे रहने वाले, सेम। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या क्या यूज आ रहा है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है तो यहाँ पर एक पाई दिख रहा है। अब सभी को पता है पाई इज अ कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.142 होती है। तो देखिए कांस्टेंट की अगर बात करोगे तो कांस्टेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक में डायमेंशंस होते हैं, मीन्स डायमेंशंस वाले भी कांस्टेंट मिलेंगे हमें फिजिक्स में, और कुछ कांस्टेंट होते हैं जिनके कोई डायमेंशंस नहीं होते, जैसे पाई हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई हमारी 1 2 3, इनके कभी भी डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है। इन कांस्टेंट के कभी भी डायमेंशंस नहीं मिलेंगे। दीज आर द डायमेंशंस, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ओके। तो जैसे यहाँ पर पाई दिख रहा है, पाई इज अ कांस्टेंट टर्म विच हैज नो डायमेंशन। तो अब देखिए मुझे बताइए कि इस एरिया ऑफ सर्कल में हमें कौन सी और फंडामेंटल क्वांटिटी छुपी दिख रही है। आर मतलब क्या होता है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, बराबर है। तो रेडियस मतलब क्या है बच्चों, रेडियस एक कौन सी क्वांटिटी है, एक लेंथ है ना, रेडियस मतलब एक लेंथ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेडियस का स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लेंथ दो बार यूज हो रही है ना। रेडियस का स्क्वायर मतलब क्या, आर इंटू आर, यानी यहाँ पर एल इंटू एल, दो बार हम लेंथ का यूज कर रहे हैं। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एरिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ही बार मीन्स दो बार लेंथ यूज हो रही है तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे L2, बराबर है। और कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रही है कि एरिया में, नहीं। अब अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते बच्चों, तो जैसे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही क्या है, दोनों ही लेंथ ही है। तो एरिया, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते तो वहां भी हम क्या करते, दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे, मतलब यहाँ पे लेंथ दो बार ही यूज हो रही, मतलब रेक्टेंगल के भी डायमेंशंस निकालोगे तो आपको L2 ही मिलेगा। अब जैसे कर्व सरफेस मींस कर्व एरिया ऑफ द सिलेंडर बोले तो 2 पाई आर एच, अगेन अभी यहाँ पर देखिए 2 और पाई क्या है, ये सब ऐसे कांस्टेंट है जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इनको छोड़ दीजिए। उसके अलावा क्या दिख रहा है, रेडियस मतलब एक लेंथ होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज आल्सो अ लेंथ, बराबर है। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लेंथ इंटू लेंथ, तो सिलेंडर के डायमेंशंस निकालेंगे तो भी क्या मिल रहे हैं हमें, L2, बराबर है। तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अगर डायमेंशंस निकालना है तो वो हमेशा बेटा कैसे रहने वाले, सेम रहने वाले। तो अगर एरिया के डायमेंशंस की बात करते तो एरिया में अगर मुझे बताइए मास आ रहा है क्या, एक भी बार नहीं आ रहा है, लेंथ आ रही है दो बार, बराबर है, टाइम आ रहा है नहीं। तो डायमेंशंस ऑफ अगर एरिया अगर लिखना है हमें तो हम कैसे लिखते हैं बच्चों, डायमेंशन ऑफ एरिया इज नथिंग बट m0, क्योंकि मास एक भी बार नहीं है, L2 और T0, या m0 L2 T0, these आर द डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है, एरिया का। तो इस तरीके से हमें
डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालते आते हैं। अब दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं तो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं? सबसे पहले फिर से आपके दिमाग में अगर सवाल आता होगा कि सर वॉल्यूम तो अलग अलग एरिया का मीन्स अलग अलग रीजन वाइज कंडीशन सिचुएशन वाइज चेंज होगा, तो फिर से आपके दिमाग में एक चीज क्लियर कर दीजिए, वॉल्यूम कोई भी चीज कैसी एरिया किसी भी चीज का निकाले तो उसके डायमेंशन सेम होते, उसी तरह वॉल्यूम भी किसी भी चीज का निकालोगे तो उसके डायमेंशन बच्चों सेम रहेंगे। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम बोले तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब क्या 4/3 इज अ नंबर, पाई इज आल्सो अ कांस्टेंट नंबर, मींस ये दोनों फिर से यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, मतलब इनके वजह से कोई डायमेंशंस नहीं मिलने वाले। अब आर क्यूब मतलब यहाँ पर लेंथ का 3 बार यूज हुआ है, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? क्या हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? L3, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखे M0 L3 T0। समझ में आ रहे अभी डायमेंशंस कैसे निकालना? चलो ये तो बहुत ही, तो चलिए और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस निकाल के देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है और हमें समझ में भी आता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमें कैसे डिफरेंट फॉर्मूले से कैसे डायमेंशंस निकालना है। अब जैसे यहाँ पे हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालना है, अब इसमें से सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको पता नहीं है, हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हमें पढ़ना है। तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि ये क्या है, आपको सिर्फ उनके फॉर्मूले समझना है और उन फॉर्मूले का यूज करके डायमेंशंस कैसे निकालना है ये समझना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेंसिटी, अब डेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों? डेंसिटी मतलब इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जैसे मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब जैसे आपको पता है ये मास एक बार यूज हो रहा है यानी m1, और वॉल्यूम यानी क्या होता है? वॉल्यूम का डायमेंशंस होता है L3, हमने निकाले थोड़ी देर के पहले। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 लेंथ। सो हम इसके डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे लेंथ कितनी बार यूज हो रही है? 3 बार। L3 वॉल्यूम के डायमेंशंस होते हैं L3, तो इस L3 को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? L-3 हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे मास कितने बार यूज हो रहा है? एक बार यूज हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे m1, तो L-3 m1, और टाइम यूज हो रहा है कि नहीं? तो T0। तो इस तरह से हमने डायमेंशंस निकाल लिए किसके? डेंसिटी के। अब नेक्स्ट जो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के डायमेंशन तो हमने सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लिए थे वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या मिले थे बच्चों? वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब L1 अपॉन टाइम में ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा वो, और मास एक भी बार यूज नहीं हो रहा है इसमें, तो m0 T-1 अभी निकाले थे हमने थोड़ी देर पहले इसको। सो वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं L1 m0 T-1। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? आप सभी ने पढ़ चुके हैं 9th-10th में। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस तो हमारे पास है, उसके अपॉन में और एक टाइम आ रहा है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के डायमेंशंस तो हमने निकाल चुके हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस में और एक हमें क्या करना पड़ेगा? T-1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में जो T1 है उसको ऊपर लेकर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? T-1। सो इस तरह से डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? वेलोसिटी के डायमेंशन है हमारे L1 m0, और T-1 में और एक T-1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा T-2। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, बट मोमेंटम क्या होता है? हमारे डेली लाइफ से जुड़ी है। जब भी हम कोई मोशन करते तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें मोमेंटम आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो मोमेंटम मतलब होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी से हम उसका लीनियर मोमेंटम है ये। उसके बाद और एक टर्म पढ़ोगे आप एंगुलर मोमेंटम आगे रोटेशनल मोशन में। सो मोमेंटम मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? वेलोसिटी के डायमेंशंस हमें पता है L1 m0 T-1। बस उसमें क्या करना है? एक बार मास को ऐड करना है,
कितने बार यूज हो रहा है मास, एक बार, तो m1 आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी मोमेंटम के डायमेंशंस हो जाएंगे L1, मास नहीं था वेलोसिटी में तो उस मास को भी यहाँ ऐड करना m1 और t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ रहे हैं ना, एकदम सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले हमें समझना और फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमें डायमेंशंस निकालते जाना है। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज फोर्स, जो हमें डेली लाइफ में तो हमें पता ही है, फोर्स का हम बार बार यूज करते हैं, मगर आगे आने वाले डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में बहुत बार हमें फोर्स का यूज होने वाला है। तो बच्चों इस फोर्स के डायमेंशंस को हमें अच्छे से याद ही कर लेना है। ठीक है। सो फोर्स मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन। कहां पर पढ़े हमने, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ था वहां से हमें मिला था ये फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के जैसे डायमेंशंस हमें पता ही है, कैसे निकाले थे, L1 m0 t-2। अब उसमें फिर से हमें क्या करना है, एक मास को ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएंगे, फोर्स के डायमेंशन। तो बच्चों बताइए फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, L1, इसमें मास नहीं था मगर अभी फोर्स निकालते हो हमें मास को ऐड करना है एक्सेलरेशन में, सो m1 t-2। अच्छे से ध्यान में रखिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन, सॉरी फोर्स के जो डायमेंशन होंगे बच्चों L1 m1 t-2। बोलिए मेरे साथ एक बार, L1 m1 t-2 आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ठीक है। अब देखिए आप फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स के डायमेंशन हमें बार बार यूज होने वाले हैं। इंपल्स मतलब क्या होता है, इंपल्स यानी होता है फोर्स इनटू टाइम। आ गया फोर्स का यूज। तो अभी हमें फोर्स के डायमेंशंस पता है, दैट इज L1 m1 t-2। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें टाइम को ऐड करना है, दैट इज t1। तो इंपल्स के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बताइए, L1 m1, अब यहाँ पे t-2 है और यहाँ पे t1 है, बेस सेम तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स। समझ में आ रहा है कैसे निकालते जा रहे हैं, फटाफट आंसर आ रहे हैं हमारे, सिर्फ हमें फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वर्क, और वर्क मतलब आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क और एनर्जी ये दोनों ही एक इक्विवेलेंट क्वांटिटी है, जो मींस जो डायमेंशंस वर्क के आएंगे वही डायमेंशन हमारे एनर्जी के आएंगे, बिकॉज वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी और एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, बिकॉज दोनों के, इसीलिए तो हम दोनों के जो एसआई यूनिट होते हैं जूल, बराबर है कि नहीं, हमारे बॉडी में जितनी एनर्जी है उतना ही तो हम वर्क कर सकते हैं। सो वर्क मतलब क्या होता है बच्चों, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फिर से फोर्स आ गया, इसीलिए बोल रहा था फोर्स के डायमेंशंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स मतलब बच्चों इट इज नथिंग बट अगेन m1 L1 t-1, बराबर, m1 L1 t-1 इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक बार और लेंथ आ गई, तो वर्क के डायमेंशंस क्या मिल गए हमें, m1 L2 t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क और एनर्जी। अब सही में वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है कि नहीं, उन दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं कि नहीं, चलो चेक करते। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही किसके फॉर्म है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है ये। तो एनर्जी कोई भी रहे, हर एक टाइप के एनर्जी के डायमेंशंस कैसे रहेंगे, सेम। जैसे कोई भी पर्टिकुलर शेप का एरिया हो उसके डायमेंशन सेम रहेंगे, वॉल्यूम हो तो उसके डायमेंशन सेम रहेंगे, उसी तरह डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होगी तो भी उसके वॉल्यूम, सॉरी उसके डायमेंशंस कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप सभी ने सुना ही है, हाफ mv²। इसमें से बच्चों जो हाफ है, हाफ एक नंबर है जो डायमेंशंस लेस है ना। सो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिख रहा नहीं होगा लाइट की वजह से, मगर आप यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसके तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक बार मास यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है हमारे पास, L1 m0 t-2, उसका स्क्वायर कर देना है तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो L2 m0 t-2 हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो L2
एम नॉट इंटू एम वन क्या हो जाएगा, m1 और t-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखते हो, इसको L को यहाँ पे पहले लिख देना चाहिए, तो जनरली LMT के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो ये L2 m1 t-2। तो वर्क के भी डायमेंशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन देखिए, आपको एकदम एग्जैक्टली सेम दिख रहे, बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी के निकाल के देख लीजिए, वो भी सेम आती है कि नहीं, चलो चेक करते। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट होता है, बराबर है, ठीक है। तो अब mgh मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, चलो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम, ताकि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस वो प्रॉपरली लिखते आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला होता है mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब मास है तो क्या आ जाएगी डायमेंशन m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 m0 t-2, L1 m0 t-2, और h मतलब क्या है, हाइट, और हाइट मतलब क्या होती है, लेंथ, तो इसको लिख देते हम L1। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस क्या आते हैं। लेंथ कितने बार यूज हो रही बच्चों, L1 मतलब 2 बार यूज हो रही, मतलब L2। मास कितने बार यूज हो रहा है, m1 m0 मतलब एक ही बार यूज हो रहा है, सो m1। और टाइम कितने बार यूज हो रहा है, t-2। देखिए फिर से पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस कैसे आ रहे हैं, वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, L2 m1 t-2। इसीलिए मैंने बोला था कि वर्क रहे या एनर्जी रहे, दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटी, इसलिए दोनों के डायमेंशंस कैसे आने वाले बच्चों, सेम आने वाले। अब नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हमने जो लिखी है यहाँ पर, दैट इज पावर। पावर मतलब क्या होता है, पावर इज नथिंग बट इट इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम कितने समय में कितना वर्क करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा पावर कितना है। तो पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। वर्क के डायमेंशंस हमें पता है, कितने हैं वर्क के डायमेंशंस बताइए, L2 m1 t-2 अपॉन टाइम है, मतलब t1 आ गया, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो ये -1 हो जाएगा, मतलब पावर के डायमेंशंस हो गए हमारे L2 m1 t-3। समझ में आ रहे, फटाफट आंसर आ रहे हैं मेरे। इस तरीके से हमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालते जाना है। जैसे प्रेशर, प्रेशर के बारे में हम डेली में कुछ न कुछ चीजों में हमारे मीन्स डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स लगा रहे वो बताता है वहां पे प्रेशर कितना है। तो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फिर से फोर्स का यूज है, देखो बता रहा था मैं फोर्स के डायमेंशंस कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए फोर्स के डायमेंशंस आपको याद रखना है, L1 m1 t-2। सो फोर्स के डायमेंशंस है हमारे L1 m1 t-2 अपॉन एरिया। तो एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों, एरिया इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ, मतलब 2 बार लेंथ यूज होती है। तो L2, ये L2 अगर ऊपर जाएगा तो -L2 हो जाएगा, वहां पे एक +L1 -L2 मतलब कितना हो जाएगा, -L1। मास कितने बार यूज हो रहा है, एक बार m1 t-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशंस लिख दिए L1 m1 t-2 अपॉन एरिया के डायमेंशन L2। L2 ऊपर जाएगा तो -L2 हो जाएगा, तो -L2 +L1 -L1 m1 t-2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम सिर्फ LMT वाले निकाल रहे, बाकी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे हमने लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट भी है। तो हम फिजिक्स के जो सेकेंड पार्ट है मीन्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वहां पे हमें करंट के भी डायमेंशन, करंट भी आता है वहां पे किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ताकि आपके दिमाग में ये सवाल न रहे। ये सभी जो हमने स्टार्टिंग के जो क्वांटिटीज ली है मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम ही आने वाला। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स अपॉन चार्ज मतलब होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू अभी बताया L1 M1 T-2। अब नीचे में कौन है, चार्ज। अब चार्ज हमारी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं, 7 क्वांटिटीज में आती है क्या, नहीं आती, मतलब वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। तो क्या होता है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, करंट इनटू टाइम। करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, करंट कितने बार यूज हो रहा है यहाँ पर, एक बार, तो इसको I1 लिख सकते हो या कई जगह आपको कैपिटल A भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, करंट को कैपिटल I से भी रिप्रेजेंट करते या कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते। सो I1 और टाइम एक बार यूज हो रहा है तो T1। तो बताइए इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, अभी ध्यान से देखिए क्या हो जाएंगे इसके डायमेंशंस बच्चों। L1 बोलते जाइए, L1 मास कितनी बार यूज हो रहा है, एक ही बार यूज हो रहा है, तो M1। टाइम कितनी बार यूज हो रहा है, नीचे में एक T1 है, ये यूपर आ जाएगा तो T-1 हो जाएगा, तो T-2 T-1 कितना हो जाएगा, T-3। और करंट कितने बार हो रहा है, यूज हो रहा है एक बार, वो भी डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा, तो वो भी किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो T-1। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी डायमेंशंस निकाल लिए। तो बच्चों जैसे हमने ये अभी 10 से 15 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल के देखे, यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे निकालना है। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हमें उनका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था डायमेंशनल एनालिसिस पर था। तो डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, अगर डायमेंशंस पता है तो हम उसके यूनिट का भी पता लगा सकते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमारे फिजिक्स के आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। फिजिक्स के लगभग हर एक चैप्टर में आपको कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस की बात होगी, इसलिए आपको डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशंस क्या होते हैं, उसको कैसे निकालना, ये समझना जरूरी था। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, मतलब इसके क्या क्या यूजेस है, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डायमेंशनल एनालिसिस, ये आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको और ज्यादा क्लियर होने वाली। ठीक है, सो आज का लेक्चर आपको बढ़िया से समझा होगा, और ये जैसे मैंने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल लिए, ऐसे ही आपको कोई और मतलब कोई और फॉर्मूला पता होगा फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसके भी आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको घर में करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।